नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ और कुशल से होंगे। मेरा नाम है प्रदीप। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज के वीडियो के अंक में हम संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और इन अनुसूचियों से संबंधित कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करते हुए आप सभी साथियों तक बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचा सके। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने इस वीडियो के अंक की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अनुसूची पर। पहली अनुसूची पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर जो ध्यान देनी है वह ध्यान देनी है कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां वर्णित की गई थी और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान देना है। बात करते हैं पहली अनुसूची पर। पहली अनुसूची की बात करते हैं तो इस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र यानी कि उनके सीमाओं का उल्लेख किया गया, उनके नामों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा जो संघ शासित क्षेत्र हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिनको कहा जाता है, उनके नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है पहली अनुसूची में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के मध्य भाग 1 में वर्णित किया गया है। आने वाले वीडियो के अंकों पर इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, पहली अनुसूची में आसान सी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में जो है कि 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और उसके बाद जो यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है वह हो जाती है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद समय आता है 26 जनवरी 2020 का, और इस दिन सरकार ने फैसला लिया, या कह सकते हैं कि इस दिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, अधिसूचना यहाँ पर निकाली, अपना शासन आदेश निकाला। और इसमें कहा गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप और दादर नगर हवेली है वह एक कर दिए गए हैं, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। जिसके बाद राज्यों की संख्या रही 28 ही और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर हो गई थी 8। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पर ध्यान देनी है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं हमारे पास और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि केंद्र यानी कि सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट संसद के द्वारा जिन क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और राज्य कितने हैं? 28 हैं। और ये पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी हमें मिलती है, जो कि आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची को लेकर के। दूसरी अनुसूची पर बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज और यहाँ पर छूट रही है। जो हमारा देश है भारत, हमारा प्यारा भारत, और इसकी राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे नई दिल्ली है। और नई दिल्ली क्षेत्र को संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया था, उसके तहत इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जिलों को शामिल किया गया है। तो दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1991 में घोषित किया गया। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया?
69वें संविधान संशोधन यानी कि 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये कार्य किया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची पर जो भी भारत के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके वेतन, उनके विशेषाधिकार यानी कि वेतन भत्ते विशेषाधिकार का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। परलब्धियां यानी कि जो उनसे संबंधित चीज़ें हैं, वेतन भत्ते हैं और उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, तो उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसमें मुख्य रूप से जो भी भारत के सर्वोच्च अधिकारी हैं, केवल वही शामिल यहाँ पर किए गए हैं। और इन सर्वोच्च अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो आते हैं वह आते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल आते हैं। उसके बाद लोकसभा, और लोकसभा के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों पद यहाँ पर आते हैं। चौथे नंबर पर राज्यसभा के 2 पद, सभापति और उपसभापति का पद आता है। ये दोनों जो पद हैं, इनके विशेषाधिकार, वेतन भत्ते यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। 5वें नंबर पर जो हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी कि जो जहाँ पर मुख्यमंत्री एमएलएज बैठते हैं, तो उनसे उनका जो क्रियान्वयन यहाँ पर विधानसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, जो इनकी बैठकों का अध्यक्षता करते हैं, तो उनके बारे में है। और छठे नंबर पर जो है वो राज्यों की विधान परिषदें। वर्तमान में 8 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो इन विधान परिषदों में जो भी सभापति हैं और उपसभापति हैं, जिस तरह से यहाँ पर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होती हैं, उसी तरह से राज्य की जो विधान परिषदें होती हैं उनमें सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, 7वें नंबर पर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 8वें जो क्रम पर आते हैं वो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, उनसे संबंधित जो न्यायाधीश हैं, उनके से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। 9वें नंबर पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित वेतन भत्ते, उनके विशेषाधिकार वर्णित किए गए हैं। और भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये भारत के संपूर्ण वित्त व्यवस्था का विवरण इसके पास होता है, यानी कि सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने का ये कार्य यहाँ पर करता है। ठीक है, आने वाले वीडियो के अंकों पर इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातें कही गई हैं और क्या क्या शक्तियाँ किसको दी गई हैं, राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं और विधान परिषदों से संबंधित जानकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, 59 और 65 जो अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें यहाँ पर हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम अनुच्छेद 75 देखते हैं, ये जो है कि लोकसभा राज्यसभा से संबंधित चीज़ें यहाँ पर हैं, राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें हैं। और 125वां जो अनुच्छेद है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी यहाँ पर है। अनुच्छेद 148 बहुत बार पूछा गया, जो कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले तीसरी अनुसूची की तरफ। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, ठीक है, यानी कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, प्रतिज्ञा जो ली जाती है, उनका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। अब इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो जो संघ के मंत्री हैं, संघ के मंत्री यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, उनके द्वारा जो पद धारण किया जाता है, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक शपथ यहाँ पर ली जाती है, प्रतिज्ञा ली जाती है कि वह जो है कि भारत के जनता के हितों का ध्यान रखते हुए संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित यहाँ पर करेगा। इस तरह की वो प्रतिज्ञा यहाँ पर लेते हैं। संसद के जो निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होते हैं, उनके बारे में संसद के सदस्य, वो सारे की जो कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन सभी के द्वारा भी यहाँ पर लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, राज्यों के मंत्री हैं, और राज्यों में ही जो विधानमंडल विधान परिषदें हैं, उनके जो मंत्री यहाँ पर जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनके द्वारा जो प्रतिज्ञा ली जाती है। और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा भी ये प्रतिज्ञा यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं आप नीचे देख सकते हैं। हालांकि आने वाले वीडियो के अंकों पर हम इन सभी अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथी अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची में
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके आवंटन को लेकर यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि किस तरह से, किस अनुपात पर, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा जो कि संसद का अंग है उसमें किस तरह से सदस्यों का निर्वाचन या किस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों का, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। और ये अनुच्छेद जो है कि 4 और अनुच्छेद 80 में ये प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, इनसे संबंधित जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। और इसके बाद बात होती है 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल ट्राइब, तो इन क्षेत्रों से संबंधित जो प्रशासन और नियंत्रण है उनके बारे में उपबंध दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है कि 5वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया है, या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के संबंध में कौन से अनुसूची में हमें जानकारी मिलती है या कौन से अनुच्छेद में हमें जानकारी मिलती है। तो तीनों चीजें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची में, ठीक है। चौथी अनुसूची भी बहुत बार यहाँ पर पूछी गई है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में मिलता है या कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में 4 राज्य आपको याद रखने, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है या कौन सा राज्य शामिल है या किन राज्यों से संबंधित प्रावधान यहाँ पर मिलते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, किसी भी तरह इसको आप शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप याद हो अपनी ट्रिक बना सकते हैं, नहीं तो आप अगर आसान सी भाषा में अगर याद होता है तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र यानी कि जो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनसे उनके क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में यहाँ पर उपबंधित किया गया है, जो कि हमने बताया अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 244 है, यहाँ भी 244 और 275, ठीक है। ये 2 अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, 275 और 244, ठीक है। 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हम यहाँ पर बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि किन किन क्षेत्रों पर या किन किन विषयों पर संघ यानी कि केंद्र सरकार, संसद के द्वारा कानून बनाए जाएंगे और कौन से क्षेत्रों में राज्य सरकारों के द्वारा कानून बनाए जाएंगे और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं, वो जो संवर्ती सूची में वर्णित किया गया है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है संवर्ती सूची। और संघ सूची में वैसे तो 100 विषय हैं और वर्तमान में 98 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 61 विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है। और संवर्ती सूची में मूल रूप से तो 47 विषय थे और वर्तमान में इसके 52 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और इसी संवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के शक्तियों का निर्माण यहाँ पर करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची को लेकर के। 8वीं अनुसूची को जानने से पहले यहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारे से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 246 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें राज्य और संघ के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। वो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7वीं अनुसूची है, ठीक है। चलिए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में यहाँ पर भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो भी हमारे संविधान के द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उन भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। और मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं यहाँ पर थी और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं संविधान में, ठीक है। तो संविधान के द्वारा वर्तमान में 22 भाषाओं को, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। अब जो 14 मूल भाषाएं हैं उनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, असमी या असमिया भाषा है, बांग्ला भाषा है, संस्कृत भाषा है, तमिल भाषा है, कन्नड़ भाषा है,
मलयालम भाषा, कश्मीरी भाषा है, मराठी भाषा है, पंजाबी भाषा और तेलुगु भाषा। इसके बाद उर्दू भाषा है, उड़िया या उड़ीसा भाषा है, ठीक है, उड़िया या उड़िया एक ही बात है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि गुजराती भाषा है और हिंदी भाषा है, ठीक है। तो ये 14 मूल भाषाएं हैं, आपको ध्यान देना है। असमिया, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, उसके बाद यहाँ पर उर्दू, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि गुजराती और हिंदी, ठीक है। ये 14 मूल भाषाएं हैं। और अन्य जो भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं 14 के बाद, जो 8 भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है, उन भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनमें आपको ध्यान देना है, सिंधी जो भाषा है उसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन आता है 2003 में, और इस संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया, जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली थी, ठीक है। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और जो मूल 14 भाषाओं में जो भाषा शामिल थी उड़िया, उसका नाम बदल करके 2011 में उड़िया कर दिया गया। ऊ की जगह ओडिया यहाँ पर हो गया, ठीक है, ऊ की जगह ओ हो गया है, ठीक है। पहले उड़ीसा कहा जाता था, तो अब क्या कहा जाता है, ओडिशा कहा जाता है, ठीक है। ओडिशा यहाँ पर कहा जाता है, उड़ीसा को ओ बना दिया है, ऊ को, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और भाषाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 है, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है। और ये भाग 17 में है, ठीक है, भाग 17 में भाषाएं हैं, और अनुच्छेद 344 और 351 में। और उसके अलावा यहाँ पर अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। अभी तक जितनी भी अनुसूचियां थी वो मूल संविधान की अनुसूचियां थी। अब यहाँ पर से जो भी अनुसूचियां आएंगी वो सभी की सभी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची को लेकर के। 9वीं अनुसूची की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस अनुसूची को कब जोड़ा गया है, इसको पहला जो संविधान संशोधन था 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और यह प्रथम संविधान संशोधन के तहत रहा था 9वीं अनुसूची। और इसमें जो भूमि सुधार संबंधी जो अधिनियम है उनको शामिल किया गया है, यानी कि जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई और भूमि से संबंधित सुधार यहाँ पर किए गए। इसके अलावा जो भी राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र के द्वारा जो भी भूमि से संबंधित जो मामले थे जिनको पारित किया गया था संसद के द्वारा, विधान परिषद सभा के द्वारा, विधान परिषदों के द्वारा, तो वो सभी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया था। ये आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आरंभ में इन कानूनों को जब लागू किया गया तो इनको न्यायिक समीक्षा में शामिल नहीं किया गया, यानी कि किसी भी तरह से यहाँ पर इन कानूनों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं रखा गया, यानी कि जो भी कानून बनाएगा सरकारें वो मनमाने ढंग से बना सकती है, भले ही वो नागरिकों के हितों का उल्लंघन भी कर रही हो या कह सकते हैं कि हितों को ध्यान में नहीं भी रख रही हो, तो तब भी उन कानूनों को लागू किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जो भी कानून अब 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों को यहाँ पर न्यायिक समीक्षा में शामिल किया जाएगा, यानी कि न्यायिक अधिकार के क्षेत्र में उनको शामिल किया जाएगा। अगर कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो भूमि से संबंधित कानून बनाती है तो उस पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इसमें एक दो बातें और हैं कि जो 66वां संविधान संशोधन था कब हुआ था, 1990 में। जो 66वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, उसमें जो भी प्रविष्टियां यहाँ पर थी, जो 9वीं अनुसूची थी उसमें यहाँ पर 200 कह सकते हैं कि 84 प्रविष्टियां यहाँ पर शामिल थी।
और 202 से लेकर के 275 तक की जो प्रविष्टियां थी, जो भी राज्यों के द्वारा जो बनाए गए जो कानून थे, उन सभी को इसमें शामिल किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि 76वां संविधान संशोधन हुआ था 1994 में, और इसमें जो तमिलनाडु के क्षेत्र में आरक्षण से संबंधित जो अधिनियम थे, ठीक है, उनको भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो 76वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा तमिलनाडु के क्षेत्र में जो आरक्षण से संबंधित अधिनियम रहे थे, उन सभी को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जबकि 66वें संविधान संशोधन जो कि 1990 में किया गया था, उसके तहत जो 9वीं अनुसूची में 284 जो प्रविष्टियां थी, उसके अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 202 से लेकर के 257 तक जो भी विभिन्न राज्यों के द्वारा बनाए गए जो भूमि सुधार कानून थे, उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है इसी 9वीं अनुसूची को लेकर के, 78वां संविधान संशोधन भी होता है, जो कि कह सकते हैं कि 1995 में हुआ था 78वां संविधान संशोधन। और इसमें 6 राज्यों के द्वारा जो बनाए गए भूमि सुधार कानून थे, उनको भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ये 6 राज्य कौन से थे, केवल आपको ये ध्यान देना है कि 78वें संविधान संशोधन 1995 में जो हुआ था, 95 में, उसके द्वारा जो 6 राज्यों के द्वारा बनाए गए जो भूमि सुधार कानून थे, उनको भी 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची को लेकर के। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें दल बदल का जो आधार था, संसद और विधानसभाओं में, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा हो गया, विधानसभा, विधान परिषदें हो गई, कोई भी अगर दल बदल करता है कोई भी सदस्य, तो उसको निर्हार यानी कि उसको उस पद के लायक, यानी कि कह सकते हैं कि उसको योग्यता से वंचित कर किया जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून लाया गया। इससे पहले क्या होता था कि जो भी सदस्य चुनाव जीतता था, वह चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता था और सरकार में वो शामिल हो जाता था, या कह सकते हैं कि सरकार से बाहर वो भी हो सकता था प्रलोभन देने पर। तो इस चीज से बचने के लिए, एक स्थिर सरकार देने के लिए इस प्रावधान को लाया गया कि जो भी सदस्य एक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में अगर शामिल होता है, तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा, उसको उस पद के अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, और उस पर जो है कि कार्रवाई यहाँ पर करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इस दल बदल रोधी कानून को लाया गया है। ठीक है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 है, जिन पर हम आने वाले वीडियो के अंकों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, जो कि 1992 में किया गया था। ठीक है, और इस अनुसूची में क्या मिलता है हमें, किससे संबंधित जानकारियां हैं, जो भी पंचायत हैं, ग्राम सभा जिसको कहा जाता है, ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसमें कि ब्लॉक भी आता है, जिला पंचायत भी आती है। ठीक है, तो इन सभी से संबंधित प्रावधान यहाँ पर हैं, इनकी शक्तियां हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके अधिकार क्षेत्र है, और इसमें 29 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है, उनमें पंचायती राज का जो प्रावधान है, उसमें कितने विषय शामिल हैं, तो यहाँ पर 29 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 243 का 6 में पंचायतों से संबंधित जानकारी हमें मिलती है, इनकी शक्तियां, इनकी जिम्मेदारी और इनकी भूमिका यहाँ पर स्पष्ट की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची को लेकर के। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिकाएं जिस तरह से ग्राम पंचायत थी, ब्लॉक था और जिला पंचायत थी। ठीक है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत,
तो इन 3 पंचायतों की से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो 11वीं अनुसूची में है। और इसी तरह जो नगर निगम है, नगर पालिका है, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिकाएँ और इनसे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, वो 12वीं अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। इनकी शक्तियाँ, इनकी ज़िम्मेदारियाँ और नगर निगम, नगर पालिकाओं से संबंधित जो विषय हैं, वह यहाँ पर 18 विषय हैं, ठीक है? 18 विषयों को इसमें शामिल किया गया है और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है? 1992 में ही 71वां संविधान भी हुआ था, 72वां संविधान संशोधन भी हुआ था, 73वां भी और 74वां संविधान संशोधन भी यहाँ पर किया गया था, ठीक है? 1992 में ही। तो ये 4 संविधान संशोधन आपको लगातार याद रखने हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। 73वां और 74वां बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था आपका 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें कि पंचायतों से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय यहाँ पर मिलते हैं और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं रही थी, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान वाला जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 243 का ब यानी कि 243 का बी यहाँ पर है, ठीक है? कह सकते हैं, या फिर जो है कि आगे अ, अ, जो भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड हैं, उनमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी अनुसूचियों को लेकर के। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करते हुए बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुँचा सकें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में, जिसमें हम बात करेंगे संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी को लेकर के, जिसमें हम राज्य और केंद्र शासित से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के मध्य, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।